हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गणितीय व्यंजक निकालना और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, इस पर हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी के जस्ट आगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा के क्या क्या गुण होते हैं। उससे पहले जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा बोलेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम उसी की गुण के अध्ययन करेंगे कि उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत आवेश के पास आकाश में एक काल्पनिक वक्र है जो धनावेश से प्रारंभ होकर क्या होता है, ऋणावेश पर समाप्त होते हैं। ठीक है, ये जो है क्या चीज़ है, काल्पनिक वक्र तो है ही, जो कि क्या करते हैं, धनावेश से प्रारंभ होकर क्या करेगा, ऋणावेश पर खत्म होगा। मतलब यहाँ पर अगर प्लस चार्जेस है और यहाँ पर क्या चीज़ है, माइनस चार्जेस हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्जेस है और यहाँ पर क्या चीज़ है, माइनस चार्जेस हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो प्लस चार्जेस से निकल कर क्या करेगा, माइनस चार्जेस में क्या करेगा, वो खत्म होगा। ठीक है, समाप्त होगा। ठीक है, जिसको डायग्राम में दिखाया गया है, जस्ट अभी हम देखेंगे। फिर ना जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम में आ जाते हैं एक बार। ये देखो, ये डायग्राम है जिसमें आपके पास क्या चीज़ है, दो आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है और एक क्या चीज़ है, माइनस क्यू आवेश है। तो पहली प्रॉपर्टीज हमें ये बोल रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार के काल्पनिक वक्र हैं जो क्या करते हैं, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में क्या होता है, समाप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टीज में इसके आते हैं। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टीज ये बोलते हैं कि एकांक धनावेश प्लस क्यू कि विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। जस्ट हमें अभी जो डायग्राम देखा उसमें क्या था, दो चार्जेस था, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, उन दोनों सम्मिलित आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी उसके बारे में था, है ना। दूसरी प्रॉपर्टीज ये है क्या कि जो एकांक धनावेश प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में सिर्फ एक ही आवेश है, ठीक ना, प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं जो है वो धनावेश से प्रारंभ होकर क्या होती है, अनंत तक जाती है। मतलब वो धनावेश से तो निकलेगी लेकिन कहाँ तक जाएगी, वो अनंत तक, मतलब इन्फिनिटी। ठीक ना, इन्फिनिटी तक क्या करेगी, वो जाएगी। ठीक, तब ये क्षेत्र क्या कहलाती है, त्रिज्यी बहिर्मुखी, क्योंकि वो बाहर की तरफ जा रही है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, बहिर्मुखी बोलेंगे। ठीक है, जिसे डायग्राम बी में दिखाया गया है ना। जबकि क्या है, जबकि एकांक ऋणावेश माइनस क्यू चार्जेस के कारण जो क्षेत्र रेखाएं जो है वो त्रिज्यी अंतर्मुखी होता है। यानी क्या होते हैं, ये जो है वो त्रिज्यी अंतर्मुखी मतलब अनंत से क्या करते हैं, ये आवेश की ऋण आवेश की ओर आती है जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इस पे ये क्या हो गया, एकांक ऋण आवेश के कारण जो क्षेत्र रेखाएं हो क्या हुआ, त्रिज्यी अंतर्मुखी मतलब अंदर की ओर आती है। ठीक है, अर्थात ये जो है वो अनंत से ऋण आवेश की दिशा में होती है ना। जिसे चित्र सी में दिखाया गया, हम उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए ये देखो, ये जो है वो एकांक धनावेश है। ठीक ना, ये क्या चीज़ है, एकांक धनावेश के लिए है, जिसमें जो एकांक धनावेश से जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं, एक धनावेश से तो प्रारंभ होती है लेकिन कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। मतलब ये क्या करते हैं, बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यीय बहिर्मुखी दिशा बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं किसको, ऋणावेश को देख लेते हैं। ऋणावेश, ये देखो ये ऋणावेश है, एकांक ऋणावेश में होता क्या चीज़ है, अनंत से जो क्षेत्र रेखाएं वो क्या करते हैं, ऋणावेश की दिशा में आती है, ऋणावेश की दिशा में आती है। ठीक ना, तो ये चीज़ होगी, इसको क्या बोलेंगे कि अंदर की तरफ आ रही है तो इसको बोलेंगे हम अंतर्मुखी। ठीक ना, क्या बोलेंगे, इसको अंतर्मुखी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं तीसरी जो इसके पास तीसरे गुण जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तीसरी जो प्रॉपर्टीज आ रही है, ये दो समान परिमाण की सजातीय आवेश। पहली प्रॉपर्टीज में क्या था, विजातीय आवेश था, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, अब तीसरी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या बोल रहे हैं कि दो समान परिमाण की सजातीय आवेश क्यों मान लेते हैं कि निकाय के चारों ओर की क्षेत्र रेखाएं क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। हम जानते हैं समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि समान परिमाण के जो आवेश हैं, आवेश की जो निकाय के चारों तरफ की जो क्षेत्र रेखाएं वो क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। तो दोनों जो आवेशों के कारण इनके मध्य में स्थित किसी बिंदु n पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का
का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। दरअसल आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिए ना, आपके पास यहाँ पर भी प्लस चार्जेस है, यहाँ पर भी प्लस चार्जेस है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मतलब ये वाली जो प्लस चार्जेस है वो इस तरफ जा रही है और ये वाली जो प्लस चार्जेस है वो इस तरफ जा रही है। मतलब बीच का जो स्थान है वो क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। ठीक है, तो खाली हो रहा है मतलब क्या चीज़, इसका भी कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा और इसका भी कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा। अब जब ये वाली प्लस चार्जेस इधर जा रही है और ये वाली प्लस चार्जेस इधर जा रही है तो डेफिनेटली बीच में क्या होगा, कुछ जगह बच जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ है क्या कि इनके मध्य में स्थित किसी बिंदु n पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, नहीं कि रिक्त हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं, जिसे डायग्राम डी में दिखाया गया। एक बार डायग्राम को देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट समझने के लिए आप लोग को बताया जाता है कि आप लोग इजी वे में समझ सको। ठीक है, इसको चलिए जो डायग्राम दिया गया उसको थोड़ा से देखते हैं ताकि आपको जो डायग्राम दिया गया वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाली डायग्राम देखिए जिसमें क्या था, प्लस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेस सेम है जो कि क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ से जो, क्योंकि धनावेश से जो चार्जेस निकलते हो क्या करता है, धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है। तो ये धनावेश से प्रारंभ होकर क्या करेंगे, अनंत तक जाएगी, क्योंकि प्रतिकर्षित हो रही है इसलिए इसके डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरफ होगा। और यहाँ से जो धनावेश होगा, धनावेश से निकल यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो धनावेश से प्रारंभ होकर क्या करेगी, बाहर की ओर जाएगी, मतलब धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी, है ना। और दोनों क्या करें, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो जब दोनों जो है वो एक दूसरे से दूर भाग रही है ना, तो एक दूसरे को क्या करें, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान बच जाता है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो जाता है उस बिंदु को हम बोलते हैं, क्या चीज़ है, उदासीन बिंदु बोलते हैं। आई होप यू तीनों जो प्रॉपर्टीज है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम चौथे प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। चलिए चौथे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। हम कल के वीडियो में देख चुके हैं इसको कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर ना जब हम खींचते हैं स्पर्श रेखा तो उस बिंदु पर क्या बताती है, परिणामी तीव्रता की दिशा। परिणामी तीव्रता की दिशा एक्चुअल में क्या चीज़ है, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा है। हम अपनी पिछली वीडियो में ये शब्द यूज़ किए थे, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, है ना। तो भैया एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा किसकी परिभाषा है, तीव्रता की ही तो परिभाषा है। तो एक्चुअल में क्या चीज़ है, वो परिणामी तीव्रता की दिशा को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक दूसरे से रिलेट ही है। ठीक है, एक ही मतलब है। ठीक, तो ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। चौथा जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी। ठीक है, चलिए अब हम पांचवी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पांचवी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक ना, जो कि आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं, है ना, या तो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर के तो नहीं आते लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन हाँ आते हैं। इसमें तो हमें 3 गुण, कम से कम 3 प्रॉपर्टीज इसके हमें क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसमें लिख सकें। ठीक, तो पांचवी प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, दो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या नहीं करता, एक दूसरे को कभी नहीं काटता। ठीक है, जिस प्रकार दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उसी प्रकार क्या है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, अगर अब आप लोग के माइंड में यार होगा आखिर क्यों नहीं काटती, और काटती तो क्या हो जाता, ठीक ना। तो वही चीज़ देखो, यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती, काटती, है ना, दो क्षेत्र रेखा क्या करता है, एक दूसरे को अगर काट देता तो ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर क्या होता, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, है ना। मान लेते हैं आपके पास क्या चीज़ है, एक यहाँ पर क्या चीज़ें मान लेते हैं, प्लस चार्जेस यहाँ पर है और माइनस चार्जेस यहाँ पर है। यहाँ से क्या कर रही है, एक क्षेत्र रेखा जा रही है और दूसरी क्षेत्र रेखा मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे काट दी। ठीक है ना, हम मान रहे हैं इसको काट ली, तो जो कटान बिंदु यहाँ पर मिला आपको, ठीक ना, कटान बिंदु जो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, है ना, वहाँ पर से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हैं, इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दूसरी स्पर्श रेखा जो है हम इधर से खींच सकते हैं ऐसे, है ना। तो मतलब उस कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और स्पर्श रेखा क्या बताती हैं, उस बिंदु पर जो है वो परिणामी तीव्रता की दिशा बताती है। तो भैया एक ही बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दो दो दिशाएं कैसे हो सकती हैं, जरा सोचिए। ठीक ना, इसी कारण जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, समझ में। ठीक, जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि सर्वथा क्या चीज़ है, असंभव। आई होप यू ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब अगली प्रॉपर्टीज की ओर जाते हैं।
छठवें प्रॉपर्टीज़ की ओर। ठीक है, कम से कम आपको इसमें से 3, 4 या 5 गुण तो आनी चाहिए, ताकि एग्जाम में जितने नंबर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसके गुण को लिख पाएँ। ठीक है, चलिए छठवीं जो प्रॉपर्टीज़ है, छठवीं प्रॉपर्टीज़ है क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं और समाप्त होती हैं। ठीक है, क्या चीज़ें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं और समाप्त होती है। ठीक है ना। अब इसको समझिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो चालक की सतह की लंबवत निकलती हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक चालक है, क्या चीज़ है, चालक है। ठीक ना, चालक मतलब क्या होता है, समझ में आता है ना, चालक मतलब क्या होता है, जिसमें से करंट प्रवाहित होता है, जिसमें से धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा जो चालक की सतह के लंबवत निकलती है, मतलब हमेशा ऐसे लंबवत ही निकलती है, ऐसे लंबवत ही निकलते हैं और लंबवत ही जाकर समाप्त होती है, ऐसे लंबवत ही निकलते हैं और लंबवत ही जाकर क्या होता है, वो समाप्त होते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है इसके, सातवें प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सातवें प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती। ध्यान से समझिएगा, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो चालक से होकर नहीं गुजरती, मतलब ये बाहरी पोजिशंस में होते हैं लेकिन चालक के अंदर नहीं होता। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बस क्या होते हैं, शून्य होता है। ठीक है, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो खींची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है वो सिकुड़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यही कारण है कि जो विजातीय आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, क्या होता है, आकर्षण होता है। विजातीय आवेश में क्या होते हैं, डेफिनेटली आकर्षण होती है। ठीक, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इसकी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो लंबाई के लंबवत दिशा में, ठीक ना, लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। मतलब ये देखो, एक विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल गया, दूसरी विद्युत क्षेत्र जस्ट ऐसे जाएगी तो लंबाई के लंबवत ही क्या करता है, दूर, यहाँ से इस सबसे नज़दीक जो ध्रुव पर क्या होते हैं, है ना, ध्रुव पर सबसे नज़दीक होते हैं, फिर निकलते हैं तो क्या होता है, दूर हटते हटते क्या करते हैं, वो दूर होते होते आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो लंबाई की लंबवत दिशा में क्या करते हैं, वो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है क्योंकि एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करता है, मतलब सजातीय आवेशों में क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, तो लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज और है 10वीं प्रॉपर्टीज। ठीक है, 10वीं प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। 10वीं प्रॉपर्टीज है, जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, ध्यान देना ना, जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, सघन होना मतलब क्या चीज़ है, एकदम पास पास से निकलना। ठीक, ऐसे एकदम पास पास से ऐसे जा रही हैं, फिर इसी से ऐसे जा रही हैं, फिर इसी से एकदम एकदम सघन ना, बहुत ज़्यादा सघन है, तो बहुत दूर दूर दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सघन। ठीक ना, तो जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो पास क्या होती है, सघन होती है ना, वहाँ पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। और जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती है, यानी कि दूर दूर होता है, ठीक है, दूर दूर होता है, तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है पास क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, तो ये 10 प्रॉपर्टीज है जो आपको सरल लगे। कम से कम 5 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और एग्जाम में जितने नंबर्स के आए उस अकॉर्डिंग आपको लिख देना। अगर 3 नंबर का आ रहा है तो 3 प्रॉपर्टीज लिख दो, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक्स पर आते हैं। चलिए, मैंने जितने भी अभी फॉर्मूलाज जो डिराइव किए हैं ना, उस सबको याद करने के लिए आप लोगों को कहा था, ठीक ना, कि इसको जस्ट रिवाइज करके रखिएगा करके, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उसमें काम आने वाला है। ठीक, तो 3-4 फॉर्मूलाज था जिसको मैंने याद करने के लिए बोला था। पहले जो फॉर्मूला है क्या था, Q इज इक्वल्स टू क्या था, प्लस माइनस NE, ये था। दूसरा जो फॉर्मूला था वो क्या था, कूलाम का नियम, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये था। और तीसरा जो हमने कल डिराइव किया था क्या, कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला निकाले थे। क्या था वो फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू क्या था, 1/4πε0 इंटू
इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ये था। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंपल जो फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला है जो अब तक मैंने आप लोगों को याद करने के लिए कहा था और बताया भी था, इसको डिराइव करके भी बताया था। ठीक है, चलिए अब इसी की मदद से हम आगे जो है क्या करेंगे, जो टॉपिक्स हैं उस पर काम आएगा ये चीज़ ना, तो हम उस पर अप्लाई करेंगे इसे फार्मूला को। ठीक है, तो फार्मूला अच्छे से याद कर चलिए, जो जो फार्मूला मैं बोल रहा हूँ कि भैया इस फार्मूला को याद रखिए, तो इस फार्मूला को डेफिनेटली आपको याद रखना ही है। ठीक है, बिना याद रखे आप नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको नहीं कर पाएंगे फिर सॉल्व। ठीक है, तो चलिए आगे जो है हम देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, देखिए फिजिक्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आप इसे इंट्रो से पढ़ते पढ़ते आते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते आते हो, ठीक ना। और फिजिक्स कब डिफ़िकल्ट लगता है, जब हमारा बेसिक ही आपका क्या नहीं होता, पकड़ मजबूत नहीं होता। बेसिक पकड़ मजबूत नहीं होगा तो आप लोग को ये जो है वो कठिन लगने लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग बेसिक से इस वीडियो को देखोगे तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर इससे पिछले वाली जो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देख लेना ना, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं आप लोग को समझ में आती जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं क्या चीज़ है। आवेशों के निकायों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने। ठीक है, क्या निकालने हैं, आवेशों के निकाय मतलब क्या होता है, सिस्टम। ठीक ना, सिस्टम क्या होते हैं, है ना। अब बहुत सारे आवेश है हमारा, तो ये डिब्बे भर में पूरा आवेश भरा हुआ है। ठीक ना, तो ये क्या हो गया, आपका आवेश का निकाय हो गया। निकाय किसी भी सिस्टम को बोल सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक कक्षा में विद्यार्थियों के समूह को हम क्या बोल सकते हैं, एक सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी निकाय का किसी भी को सिस्टम कह सकते हैं। आपकी नज़र में हो सकता है कि कॉपी बुक्स की ढेर ही क्या हो गई, एक सिस्टम हो गई। ठीक ना, आपकी निकाय आपके हिसाब से हो सकता है कि जो टीचर्स की जो समूह होती है ऑफिस में, वो क्या हो गया, एक सिस्टम है। ठीक ना, उसी प्रकार से यहाँ पर फिर क्या चीज़ है, आवेशों के निकाय के निकाय है ना, मतलब बहुत सारे आवेश है। ठीक है, एक आवेश नहीं है बल्कि एक से अधिक आवेश हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी जो डेरिवेशंस हैं उसको मैंने अपने कॉपी में बनाया है एकदम सिंपल वे में, है ना। आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को बेहतर समझ में आए इस कारण से मैंने उसको कॉपी में किया है ना, कि इसमें थोड़ा सा क्या चीज़ है, जो बुक में दिया है उसमें थोड़ा सा लैंग्वेजेस को इधर उधर किया है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम टॉपिक्स पर आते हैं। ठीक है, ये चलो आवेशों के क्या करना है, निकाय के कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, जस्ट हमने इससे पहले क्या निकाला था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। ठीक है, बस उसी का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं, माना n बिंदु आवेशों Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn से बना एक निकाय है, मान लेते हैं। ठीक ना, मान लेते हैं कि n बिंदु आवेश है। ठीक ना, Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn बहुत सारा। ठीक ना, से बना क्या चीज़ है, एक निकाय है जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 Q2 Qn की स्थिति सदिश क्या चीज़ है, R1 R2 Rn है। ठीक ना, मूल बिंदु O रहता है, O के सापेक्ष क्या चीज़ है, स्थिति सदिश R1 R2, ये सब चीज़ ना, सदिश R1 सदिश R2 सदिश Rn ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब इसको डायग्राम में थोड़े से आ जाते हैं इसमें। ये देखो यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है, बहुत सारे आवेश हैं। ठीक ना, बहुत सारे आवेश मतलब एक Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश इधर नीचे है और Q4 आवेश इधर है। ठीक है, तो ये Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q4 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार Qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालना है। ठीक, फिर क्या करना है, पूरा निकाय पूरे सिस्टम के द्वारा बिंदु P पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो तो Q1 आवेश है, Q1 आवेश के कारण इस डायरेक्शन में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। Q2 के आवेश के कारण क्या होगा, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। Q3 आवेश के कारण क्या होगा, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। और Q4 आवेश के कारण क्या होगा, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, फिर थोड़ा से जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, चलिए
आवेशों की इस निकाय के कारण किसी बिंदु पर P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एकदम सिंपल भाषा में आपके लिए लिखा हूँ, है ना, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने माना क्या चीज़ है, n बिंदु आवेश है। ठीक है, अब n बिंदु आवेश है तो इसकी जो स्थिति सदिश है हम मान लेते हैं R1 R2 है। ठीक ना, ये जो है वो मूल बिंदु है, क्या चीज़ है, ये मूल बिंदु है और इससे क्या चीज़ है, आपका स्थिति सदिश हो गया। फिर आवेशों की इस निकाय के कारण हमें क्या निकालना है, किसी बिंदु P पर, इस P पर, ठीक है, इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हाँ, अब मान कर चलते हैं कि बिंदु P पर एक एकांक धनावेश Q0 रखा गया है। अब बात आना चाहिए, क्या एकांक धनावेश क्यों लिया, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बोलते हैं, एकांक धनावेश जो है वो जितने बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र में, है ना, तो उसमें एकांक धनावेश आता है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ जहाँ पर बात आएगी वहाँ पर एकांक धनावेश आएगा। ठीक ना, इसलिए हमने यहाँ पर एकांक धनावेश लिया। ठीक है, तो माना बिंदु P पर क्या चीज़ है, एक एकांक धनावेश रखा गया है जो आवेशों की निकाय के कारण क्रमशः क्या करते हैं, बल F1 F2 F3 डैश 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 Fn का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक, अब हमने कल जो पढ़ा था उसी पर आ जाता है, क्या ये वाली, है ना, कि हम जानते हैं क्या चीज़, कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की परिभाषा फॉर्मूला जो होती है वो ये होती है कि E इज 1/4πε0 डॉट Q/r²। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये होता है बिंदु आवेश के कारण, तो हम एक एक आवेश के कारण निकालेंगे कि आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर Q2 के कारण, फिर Q3, फिर Q4, फिर डैश 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 Qn के कारण निकालेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, किस सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। बस सिंपल लॉजिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तक हो गया। हाँ, अब क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम जानते हैं, है ना, तो इसलिए आवेश Q1 से दूरी R1P का मतलब क्या चीज़ है, कि बिंदु P से जो Q1 आवेश है उसकी दूरी को हम R1P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक बार वीडियो को स्क्रॉल करके ऊपर नीचे मतलब करके आगे पीछे करके कर सकते हो, डायग्राम को और देख सकते हो। ठीक है, ताकि अच्छे से और क्लियर हो। ठीक है, चलिए, स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब आवेश Q1 से, है ना, आवेश Q1 से एक बार चलो दिखाई देते हैं। ठीक ना, देखो डायग्राम को देखो ना, आवेश Q1 से R1P दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, है ना, तो यही चीज़ें हैं सिंपल से। ठीक, तो सिंपल जो हमने फॉर्मूला है क्या चीज़ है, E1, यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़, E1, क्योंकि Q1 आवेश के द्वारा के कारण क्या कर रहे हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो उसको मान लेते हैं क्या चीज़ है, E1 मान लेते हैं। और ये हो गया 1/4πε0 Q1/R1P²। R1P क्या चीज़ है, बिंदु P1 से कहाँ मतलब Q1 आवेश की बीच की दूरी है, और ये Q1 क्या चीज़ है, आवेश Q1। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार जब हम क्या करते हैं, Q1 आवेश के लिए निकाल लिए तो हम Q2 आवेश के लिए निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार Q2 आवेश से दूरी R2P पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचिए, क्या होगा, E2 इज 1/4πε0 और Q1 की जगह आ जाएगा Q2 अपॉन में R1 की जगह आ जाएगा क्या चीज़, 2P²। आई बात समझ में। ठीक, बस ऐसे ही आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है ना, ये वाली। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो एनवी टर्म में चले जाएंगे। ठीक है, तो एनवी टर्म में जाकर क्या होगा, एनवी टर्म में जाकर हो जाएगा क्या चीज़, En इज 1/4πε0 Qn/Rnp², जहाँ पर Rnp का मतलब है कि P से Qn के बीच की दूरी। आई बस समझ में। ठीक, अब हमने निकाल लिया क्या चीज़, E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया, E3 निकाल लिया, E4 निकाल लिया, En निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना किसी बिंदु पर, है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या करते हैं, सब जो जितने भी बल है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब अध्यारोपण के सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेशों के निकाय के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये होता है अध्यारोपण के सिद्धांत, जितने भी आप निकालो सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि E इज E1 + E2 + डेस करके क्या करेंगे, En करेंगे, मतलब सबको क्या कर दिया हमने, सिंपल ऐड कर दिया। ठीक है, तो
ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सब जो वैल्यूज है उसको क्या कर दिया हमने, सिर्फ लिख दिया। ठीक है, अब सब में कॉमन चीज़ें क्या देख रहे हैं, 1/4πε0 इसके पास भी है, 1/4πε0 इसके पास भी है, 1/4πε0 इसके पास भी है। तो हम तीनों मतलब पूरे टर्म में ना ये डैश डैश लिखा है उसमें भी क्या चीज़ आपका 1/4πε0 है, तो हम सबसे क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं इस चीज़ को। इसलिए हम क्या करेंगे, सभी से कॉमन निकाल देंगे 1/4πε0 को। जब हम कॉमन निकाल देंगे तो इसके पास क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, इसके पास क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, इसके पास क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा। बस ठीक है, बस इसी को लिखा हूँ। ये देखिए ये वाला, ठीक ना, हमने सभी पद से क्या किया, 1/4πε0 को क्या किया, कॉमन निकाले तो ये वाला टर्म बच गया। ठीक है, अब क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, देखो Q1 Q2 Q3 Qn ऐसे जा रहे हैं ना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको i मान लेंगे। क्या मान लेंगे, i, जहाँ पर जो i जो है वो क्या करेगा, वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। देखो क्यों i की जगह 1 रखो, क्या मिलेगा, Q1/R1p का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम i की जगह 2 रखो तो Q2/R1 क्या हो जाएगा, 2p का स्क्वायर। और ये जो होता है ना समेसन होता है, क्या होता है, इसको समेसन बोलते हैं। समेसन का मतलब होता है क्या चीज़ है, योग होता है, योग। ये पूरे जो है ना उसको हम छोटे से रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं समेसन। ओके चलिए, है ना, तो हम Qi/R1p का स्क्वायर के टर्म में इसको लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यही क्या चीज़ है, यही जो है वो आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक है, ठीक। अब ये जो उपयुक्त जो समीकरण है हम उसको सदिश रूप में अगर लिखना चाहें तो हम इस टाइप के लिख सकते हैं। सदिश रूप में अगर लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, सदिश E इज इक्वल्स टू, इतना पूरा सेम टू सेम रहेगा और लास्ट में आपको क्या कर देना है, R∩IP कर देना है। जहाँ पर जो R∩IP क्या चीज़ है ना, तो बिंदु मतलब आवेश Q1 से P की दिशा में क्या चीज़ है, एकांक सदिश है। ये क्या चीज़ है आपका R∩IP क्या चीज़ है, आवेश QI से P की दिशा में क्या चीज़ है, P मतलब बिंदु P की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, जहाँ पर जो I है वो क्या करेगी, 1 2 3 से स्टार्ट है। ठीक है, ऐसे n तक चल जाएगा। ठीक, तो आई होप यू ये डेरिवेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जस्ट एक बार आपको इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं, इसमें एक्चुअल में हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, हमारे पास जो टॉपिक था वो क्या था, आवेशों के निकाय के कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक ना, अब आवेशों के निकाय है ना, तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि आवेशों के निकाय है मतलब भैया Q1 Q2 Q3 कई आवेश है, Qn तक आवेश है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला जानते हैं। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, एक एक आवेश का निकालेंगे। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसी प्रकार का निकाल के हमने Qn निकाल लिया, है ना। तो हमें तो नहीं पूछा है कि nवें निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, हमें क्या पूछे है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। इस कारण से हम लास्ट में क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे और अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या किए, जितना भी हमने फॉर्म निकाले हैं है ना, उस सब कुछ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर जो कॉमन निकल उसको कॉमन कर देंगे, जो बच रहा है उसको क्या करेंगे, आई के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में समेसन का यूज़ करके लिख लेंगे। बस यही चीज़ें हैं, चीज़ों को समझना है कि हमें जो टॉपिक है वो क्या बोल रहा है, वो क्या डिमांड कर रहा है, हमें क्या क्या निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप पहचान लिए तो डेफिनेटली आपको डेरिवेशंस करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे बायो की स्टूडेंट हो चाहे मैथ्स की स्टूडेंट हो, है ना। मैं जो वो समय समय पर आपको जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होने होता है वो सब चीज़ को जरूर बताऊँगा, ताकि आप लोगों को डेरिवेशंस करने में बहुत ही ईजी हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सतत आवेश वितरण। ठीक है, अब सतत आवेश वितरण जिसकी इंग्लिश होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इंग्लिश भी समझ में आ गया। सतत मतलब क्या होता है, लगातार, आवेश वितरण, वितरण मतलब होता है बांटना। ठीक ना, तो लगातार आवेश का बंटना, ये कैसे संभव है बताओ, लगातार आवेश का बढ़ रहा है, आवेश कैसे बढ़ेगा लगातार, जब वो बहुत पास होगा। ठीक है, तो यही देखते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। हम जानते हैं कि आवेश जो क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत मतलब क्या होता है, जिसको हम ना क्या करते हैं, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, मतलब पूर्ण गुणज होता है, ना कि बटे फॉर्म में या दशमलव फॉर्म में नहीं होता। ठीक ना, तो जिसका न्यूनतम मान कितना होता है, ±e होते हैं। तब भी ऐसा नहीं कहा है जिसमें आवेश बहुत पास हो, एक सतत आवेश वितरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह समझ सकते हो। ठीक ना,
एक सतत आवेश वितरण, आवेश वितरण मतलब क्या करे, वो आवेश को बांट रहे हैं, है ना, तो एकदम पास पास है, वो एकदम पास पास, इससे भी पास पास है, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, अपना आवेश जो है इसको देगा, फिर ये जो है अपना आवेश इसको देगा, फिर ये जो है अपना आवेश इसको देगा। इस तरह से क्या होगा, एक सतत आवेश वितरण का निर्माण करेगा, ठीक है। और ये कैसे, अपने आप तो नहीं दे देगा, है ना, तो ये कैसे देगा, जब इसको हम क्या करेंगे, किसी बैटरी से जोड़ देंगे ना, एक्स्ट्रा उसको क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, सोर्स से जोड़ देंगे, तब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित होगा, और उत्तेजित एक्साइटेड होकर क्या करेगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो इसको देगा, फिर अपना इलेक्ट्रॉन ये आगे वाले को देगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक सतत आवेश वितरण होता है, ठीक नहीं, समझने के लिए है ना, आप लोग को लिखना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कहा जिसमें क्या होता है, आवेश जो बहुत पास पास होता है, एक सतत आवेश वितरण का निर्माण करते हैं, बस इतना ही करना है। अब आवेश वितरण भी क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उन तीनों प्रकार को क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक करके समझेंगे, ठीक है। चलिए, पहला जो होता है पास क्या चीज, रैखिक आवेश घनत्व। क्या होते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है। चलिए, पहला होता है रैखिक आवेश घनत्व, यानी कि नाम से स्पष्ट है, कई चीज़ें जो क्या है, फिजिक्स की यही बात खास अच्छी बात है कि चीज़ें जो है वो नाम से आधी तो क्लियर हो जाती है। देखो, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक, रैखिक मतलब क्या होता है, एक रेखा, इस रेखा में आवेश का वितरण हमें करनी है, ठीक है। तो चलिए परिभाषा देखते हैं, जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक, जैसे कि मान लेते हैं लंबे तार हैं, ये वृत्तीय तार हैं, इसमें होता है, तो चालक की प्रति एकांक लंबाई में, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक सरल रेखीय चालक है तो हम उसकी लंबाई पर ही देखेंगे, है ना, तो चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार करते हैं, जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक में होते हैं, ठीक ना, सरल रेखीय चालक में, रेखीय आवेश घनत्व है, यानी कि सरल रेखीय चालक में होगा वितरण, तो चालक की प्रति एकांक लंबाई में, अभी प्रति एकांक लंबाई क्या चीज़ है ना, तो प्रति एकांक लंबाई मतलब यूनिट लेंथ, ठीक ना, यूनिट लेंथ, अगर आप मीटर में मान लो अगर नाप रहे हो, तो उस जो लंबाई का तार है, तो 1 मीटर में, ठीक ना, तो प्रति मीटर लंबाई तार में उपस्थित आवेश की मात्रा ये होगा, ठीक है। तो प्रति एकांक लंबाई मतलब समझ में आ गया, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे। आई बात समझ में? इसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा से, ठीक है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है उसको थोड़ा देखिए, ठीक है। यदि किसी चालक की लंबाई, मान लेते हैं, ठीक ना, यदि किसी चालक की जो लंबाई वो dl है, dl मतलब बहुत अल्प लंबाई को हम क्या करते हैं, dl से डिनोट करते हैं, ठीक है, में आवेश की मात्रा अगर dq है, जहाँ पर भी ये d वाली बात होती है मतलब बहुत अल्प मात्रा को क्या करता है, शो करते हैं, ठीक है। तो हम मान कर चले कि यदि चालक की लंबाई जो है वो क्या चीज़ है, dl है, और आवेश की मात्रा क्या चीज़ है, dq है, तो जो रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा बोल रहे कि प्रति एकांक, प्रति मतलब खुद ही क्या होता है, बटे होता है, तो प्रति एकांक लंबाई, यानी कि बटे के नीचे में क्या आएगा, लंबाई वाली आएगा, ठीक ना, लंबाई वाली जो है dl आएगा, ठीक ना। तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपके पास क्या चीज़, ये लैम्डा इज सॉरी ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे। आई बस समझ में? यहाँ से इसको क्या किया, सिंपल से काम किए, dq को इधर ले आए हैं तो क्या हो गया, लैम्डा dl गुणा हो गया, ठीक है। अब अगर हम मान कर चल रहे हैं क्या चीज़ की, यदि मानते हैं कि चालक की लंबाई अगर l है और उस पर आवेश की मात्रा कितनी है, q है ना, तब क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बस क्या चीज़, q अपॉन l हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। वही बोल रहे हैं यहाँ पर देखो कि यदि क्या चीज़ है, l लंबाई की किसी चालक में आवेश q एक समान वितरित हो, तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा नियत रहता है, ठीक है। क्या होता है, लैम्डा जो है वो नियत रहता है। इस स्थिति में लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन l होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक समान वितरित हो रहा है, ठीक है। एक समान वितरित मतलब वही तो होता है क्या, आप अगर आवेश वितरित करो तो एक लंबे तार है तो उसमें क्या करके एक समान वितरित रहेगा, तभी तो आप प्रति एकांक लंबाई आवेश वितरण को समझ पाएंगे ना। अगर हर खंड में अलग अलग आवेश वितरण है तो आप प्रति एकांक लंबाई तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही, ठीक, तो यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गया, q अपॉन l हो गया। अब बात आती है इसकी मात्रा की, तो इसकी मात्रा क्या होगा, तो भैया q क्या चीज़ है, आवेश है, और आवेश को हम किस में नापते हैं, किस में मापते हैं, कूलाम में, और लेंथ है l, तो l को किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, है ना, यानी कि इसका जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम से और अच्छे से आप लोग को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, एक आपके पास क्या था यहाँ पर देख लो,
ये क्या चीज़ है, ए बी जो है आपके पास क्या चीज़ है, एक लंबे तार हैं, ठीक ना, लंबे तार हैं, है ना। और यहाँ पर जो ए डेस और जो बी डेस दिख रहे हैं, है ना, इसकी लंबाई मान लेते कितना डी एल है, जहाँ पर डी क्यू आवेश है ना, एक अल्पांश को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब इस डी क्यू आवेश से यानी कि अल्पांश डी एल से आर दूरी पर मान लेते हैं क्या चीज़, कोई बिंदु है जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, मान लो, ठीक ना। तो यहाँ पर डी क्यू आवेश हो गया और यहाँ पर क्या चीज़ है, क्यू जीरो आवेश है। तो भैया दो आवेश तो हो गया, तो कूलाम के नियम लगाएंगे बस इसमें, और क्या। कूलाम के नियम क्या बोलते हैं, है ना, कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। यानी कि F इज इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला हमको क्या करनी है, इसको रख देनी है। आई बस समझ में, ठीक। चलिए देखो, यदि क्या चीज़ है, देखो इस ना, यदि dl लंबाई की रैखिक अवयव से, dl लंबाई की जो dl लंबाई हुआ मतलब क्या चीज़, अल्प लंबाई, जो a डेस b डेस था ना इस डायग्राम में, वही, ठीक ना। तो dl लंबाई की रैखिक अवयव से r सदिश r दूरी पर कोई आवेश q0 हो, तो रैखिक अवयव पर आवेश dq हो, तो कूलाम के नियम से दोनों आवेश dq और उधर क्या चीज़ है, q0 के मध्य लगने वाले जो स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक ना। प्रतिकर्षण बल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि Q0 भी क्या चीज़ है, एकांक धनावेश है, और जो DQ भी क्या चीज़ है, आपका प्लस चार्जेस है, इसलिए, ठीक है। तो DF की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ये, है ना। Q1 Q2 की जगह क्या हो जाएगा, एक आवेश आपके पास क्या है, DQ, और दूसरा आवेश क्या चीज़ है, Q0 है, ठीक। अब जब भी आप क्या करते हो, सदिश के फॉर्म में लिखते हो ना, तो अगर आप क्या करें, इधर अगर वेक्टर लगा रहे हो, सदिश लगा रहे हो, तो इधर आपको कैप लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा रहे हो, तो यहाँ पर कैप वाली चीज को हटा दोगे, आर कैप को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक ना। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर सदिश लिख रहे हो तो यहाँ पर कैप लगाना पड़ेगा, ठीक। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, ठीक। अब यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू क्या निकाले थे, डी क्यू, क्योंकि देखो हमने लैम्डा की वैल्यू क्या देखा, लैम्डा की वैल्यू था डी क्यू अपॉन डी एल था। तो यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू क्या निकाले थे, लैम्डा डी एल निकाले थे। अब डी क्यू की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पर, ठीक है। डी क्यू के वैल्यू को लैम्डा डी एल को क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, बस, ठीक है। थोड़ा सी इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखिए, ठीक है, ठीक है। तो हम सब्सटीट्यूट करें क्या चीज़, डी क्यू के वैल्यू यानी कि लैम्डा डी एल को रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये डी एफ की वैल्यू जो है 1/4πε0, और यहाँ पर जो Q0 था और डी क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, लैम्डा डी एल लिख दिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर अतः पूर्ण चालक, अगर क्या चीज़ है आपका, सिर्फ डी एल अल्पांश जो था ना, ए डेस बी डेस, ठीक है, अल्प लंबाई था, है ना, अल्पांश मतलब अल्प लंबाई, ठीक ना। तो उसके कारण क्या चीज़ हो गया, बल निकल गया, बल का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। अब पूर्ण चालक, पूरे चालक जिसकी लंबाई मान लेते क्या चीज़ है, एल है, के कारण कुल बल क्या होगा, तो कुल बल को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका जो है क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि समाकलन कर देते हैं डी एफ का, है ना। तो समाकलन करेंगे, एल लंबाई है ना। तो देखो Q0 था क्या चीज़, कांस्टेंट, तो बाहर निकल गया, 1/4πε0 क्या था, कांस्टेंट था, दोनों बाहर निकल गया, तो अंदर में सिर्फ क्या बचेगी, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है ना। इसका में क्या करना है, समीकरण 2 का क्या करना है, हमें समाकलन करना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो Q0 वाला टर्म है और ये 1/4πε0 है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों बाहर निकल गया, और अंदर में क्या बच गया, लैम्डा डी एल, ये वाली लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर बच गया, ठीक है, समाकलन के अंदर में, ठीक। तो यही क्या चीज़ है, ये जो है वो रैखिक आवेश घनत्व है, ठीक। यहाँ तक करोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक। चलिए अब हम दूसरे प्रकार में आते हैं, क्या चीज़ है, दूसरा प्रकार बोलते हैं हमें क्या चीज़, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो एक चीज़ अगर आपको समझ में आ गई ना, रैखिक आवेश घनत्व, तो आप पृष्ठीय आवेश घनत्व भी निकालना समझ जाओगे और आयतन आवेश घनत्व को भी समझ जाओगे, ठीक। थोड़ा थोड़ा इसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या नोटेशन है, उसको बस आपको क्या करना है, थोड़ा से ध्यान रखना, ठीक ना। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, पृष्ठीय आवेश घनत्व की। इससे जस्ट पहले क्या बात हुआ था, रैखिक आवेश घनत्व, यानी कि हम एक रेखीय चालक लिए थे, ठीक ना। अब इसमें क्या चीज़, पृष्ठीय है, यानी कि हम क्या लेंगे, एक पृष्ठीय चालक लेंगे, ठीक है। अब पृष्ठीय है तो पृष्ठ का तो लंबाई नहीं नाप सकती, आप क्या करेंगे, उसको क्षेत्रफल से करोगे, ठीक ना, उसके लिए, ठीक। तो जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है,
ना। जब आवेश का वितरण क्या करते हैं किसी चालक, आप इमेजिन करते जाओ सब चीज़ को ना, किसी चालक के पृष्ठ पर क्या हो रहा है आवेश का वितरण हो रहा है। तो चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे रेखीय आवेश घनत्व में प्रति एकांक लंबाई हुआ था, वैसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित होगा। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक, अब सेम जैसे एकांक क्षेत्रफल हो ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि जो क्षेत्रफल हम उसको क्या करेंगे, बटे के नीचे हम लिख देंगे। ठीक ना, यही तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एस, जहाँ पर जो डी एस है वो क्या चीज़ है, अल्प क्षेत्रफल है। क्या चीज़ है ये, अल्प क्षेत्रफल है। यदि किसी चालक के क्षेत्रफल डी एस है में आवेश की मात्रा अगर डी क्यू है तो फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एस हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम डी क्यू के वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एस, है ना। तो एक फॉर्मूला को निकालने का आपको तरीका समझ में आ गया रेखीय आवेश घनत्व का, तो आप पृष्ठीय आवेश घनत्व भी इजीली निकाल लोगे। यहाँ से हमने डी क्यू के वैल्यू निकाल लिया। अब हमें करना क्या चीज़ है कि मान लेते हैं कि अगर क्या चीज़ है, चालक की जो क्षेत्रफल है वो क्या चीज़ है, कैपिटल एस है ना, और उस पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या चीज़ है, वो जो है वो क्यू है। तो इसकी जो फॉर्मूला बनेगी वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक, जैसे उसमें क्यू अपॉन एल आया था, यहाँ पर क्या होगा, क्यू अपॉन एस हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है। ठीक है, चलिए ठीक, इतना समझ में आ गया। और इसका मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक क्या होता है, गुलाम। और S क्या चीज़ है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को निकाल, क्षेत्रफल का जो यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, लंबाई नापना है तो मीटर में नापते हैं, लेकिन क्षेत्रफल नापते हैं किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में नापते हैं, है ना। तो इसलिए मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों ना, लेकिन यहाँ पर हम मीटर क्या यूज़ कर रहे हैं, तो मीटर करते हैं ऐसा पद्धति में, इसलिए। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसकी डायग्राम को, ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए। ये देखो, एक आपके पास क्या है, ये पृष्ठीय चालक है। क्या चीज़ है, पूरा ये पृष्ठीय चालक है। ठीक है, अब पृष्ठीय चालक की पृष्ठीय चालक में क्या करें, जब आवेश का वितरण पृष्ठीय चालक में होता है ना, तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। तो हम मान लेते हैं क्या चीज़ है, यहाँ पर कुछ क्या चीज़ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अवयव क्षेत्रफल है, जिसको हम डी एस से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं क्या चीज़ है, आपका एक डी क्यू आवेश है। ठीक है, और इससे आर दूरी पर मान लेते हैं क्या चीज़ है, क्यू जीरो आवेश है। अब हमको यहाँ डी क्यू और क्यू जीरो आवेश के बीच लगने वाले बल को कूलाम के नियम से लगाना है। बस एकदम इजी है, जैसे आपने पिछले भी किया था सेम इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो बस ये यहाँ पास आ जाएगा आप ना, डी एफ की जो वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एफ की वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू जीरो, एक आवेश मतलब एक आवेश हो गया, और डी क्यू जो है वो दूसरा आवेश हो गया, अपॉन क्या चीज़ है, आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या निकाला था, जो डी क्यू की वैल्यू था वो क्या था आपका, सिग्मा डी एस, है ना। यानी कि हम डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो डी क्यू आया है उसकी जगह लिख सकते हैं सिग्मा डी एस, लिख सकते हैं। तो सिग्मा डी एस देखो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, बस इतना ही है, सिंपल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये किसके लिए था, ये किसके लिए है ना, ये है अल्प क्षेत्रफल के लिए, मतलब डी.एस के लिए। अगर हम पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या कर निकालना चाहते हैं, अगर आवेश वितरण निकालना चाहते हैं और उस संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण, ठीक ना, क्यों आवेश, मतलब हम बल निकालना चाहते हैं, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल निकालना चाहते हैं, है ना, क्यू और क्यू जीरो के मध्य बल निकालना चाहते हैं, है ना। तो उसको क्या करेंगे, ये जो समीकरण है उसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रख देंगे। ठीक, आई होप यू आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा एक बार और बताइए, तो डेफिनेटली मैं ज़रूर इस पर क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा फिर से। ठीक है, ताकि और अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, बस ये वैसी है सेम, है ना, ये वाली चीज़ें आप लोग समझ जाओगे इसको। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तीसरे टॉपिक जो है इसमें क्या चीज़ है, तीसरे जो प्रकार है इसकी, आयतन आवेश घनत्व। देखिए ये चीज़ें आती हैं, ठीक ना, कि ये सब रैखिक आवेश घनत्व समझाइए, सतत आवेश वितरण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में क्या हुआ, प्रति एकांक लंबाई। पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या हुआ, प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होगा, आइडिया लगाओ, आयतन है तो प्रति एकांक आयतन होगा बस। ठीक है, चलिए
है ना। तो जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है, ठीक है। देखो पृष्ठ का मतलब क्या होता है, ये आपके पास चालक है मान लो, तो इसकी पृष्ठीय यानी कि ऊपर भाग में जो आवेश वितरण है उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय वितरण, पृष्ठीय चालक में वितरण, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी चालक के संपूर्ण मतलब अंदर में भी और बाहर पृष्ठ में भी अगर क्या करते हैं आवेश का वितरण करते हैं, तो ऐसे चालक को हम क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे जो वितरण को हम क्या बोलेंगे, आयतन वितरण बोलेंगे। मतलब पूरे आयतन में क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है आवेश, ठीक है, अंदर भी हो रहा है बाहर भी हो रहा है, इसको, ठीक है। चलिए, तो बोल रहे हैं क्या चीज़ इसमें, जब आवेश का वितरण किसी चालक की संपूर्ण आयतन में होता है तो चालक की प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, रो है, ठीक ना। रो को आप लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग की जैसे सुविधा बने आप लोग बना सकते हो, बस थोड़ा से पी और रो में अंतर समझ में आना चाहिए। आप पी को भी ऐसे बनाओगे और रो को भी ऐसे बना दोगे तो दोनों एक जैसे दिखेगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसलिए अपने हिसाब से जैसे भी बनते बनाना है, ठीक है। चलिए, ना तो यदि हम मानकर चले क्या चीज़, किसी चालक का सेम है, एक और समझ में आ गया तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इसमें सेम डेरिवेशन से इसका, ठीक है। चलिए, यदि किसी चालक की डीवी आयतन में आवेश की मात्रा अगर डी क्यों है ना, तो भैया क्योंकि एकांक क्या करते हैं, आयतन है, तो आयतन वाली चीज़ें क्या होगी, हमेशा नीचे आ जाएगा, ठीक ना। हमेशा तीनों जो टॉपिक है उसमें डी क्यू हमेशा क्या चीज़ें ऊपर है ना। तो रो इज इक्वल क्या हो गया, डी क्यू अपॉन डी वी हो जाएगा। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, रो डी वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक हो, यहाँ पर डायग्राम जो दिया गया उसको समझो थोड़ा। ये डायग्राम है आयतन आवेश घनत्व का, ठीक है। एक आयतन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सूक्ष्म आयतन ले लिए, क्या चीज़ आपका डी वी, यहाँ पर देखो ये आयतन है ना। और यहाँ पर क्या चीज़ है, मान लेते हैं क्या चीज़, डी क्यू आवेश है, ठीक ना, डी क्यू आवेश है। तो उस कारण से हमने क्या निकाल लिया, आयतन आवेश वितरण निकाल लिया, क्या चीज़, रो की वैल्यू, ठीक है। चलिए, अब हम यदि मानकर चाहते हैं कि यदि किसी चालक का आयतन अगर v है और उसमें आवेश की मात्रा क्या चीज़ है, q है ना, तब आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा आपका रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा q अपॉन v हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल हमें कूलाम का नियम लगानी है, मान लेना है क्या चीज़ की, इससे डी क्यू से आर दूरी पर क्या चीज़ है, q0 आवेश है, फिर वहाँ से कूलाम के नियम लगाकर सेम आपको कर देना है, ठीक है। कोशिश करना है इसको बनाने की, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसका मात्रा कैसे होगा, अब इसका मात्रा देखो क्या होगा, इसका मात्रा होगा रो इज इक्वल टू कुलाम, ये कुलाम हो जाएगा क्यू के लिए, और वी मतलब आयतन को हम वी से डिनोट करें, आयतन की मात्रा क्या होती है, मीटर क्यूब होता है, क्या होता है, मीटर क्यूब, जिसको हम बोलते हैं घन मीटर, ठीक ना। तो यही हो गया, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कुलाम मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगर मान लेते क्या चीज़ है कि अवयवी आयतन डी वी से आर दूरी पर क्या चीज़ है, कोई दूसरा आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश, तो डी वी अवयव पर आवेश डी क्यू है, तब आयतन अवयव के आवेश डी क्यू एवं डी मतलब डी क्यू एवं Q0 के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है। प्रतिकर्षण बल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो Q0 है ये भी धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, ठीक है। तो कूलाम के नियम से क्या होगा, यहाँ पर Q1 की जगह लिख लिए Q0 और Q2 की जगह लिख लिए क्या चीज़, हम डी क्यू लिख लिए अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी क्यू के वैल्यू को रख देंगे, तो डी क्यू की वैल्यू क्या निकला है, रो डी वी निकला है, ठीक ना। तो यहाँ पर डी क्यू की जगह हम लिख देंगे क्या चीज़, रो डी वी लिख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर रो डी वी लिखा गया है, बिल्कुल, है ना। तब पूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन में क्या करेंगे, आयतन के आवेश के कारण क्या करते हैं, लगने वाले जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, हम समाकलन कर देंगे, जो समीकरण निकला है ना इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। जो जो आपके पास क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसमें क्या क्या है देखो, तो इसमें कांस्टेंट है आपका क्या है, Q0 अपॉन क्या चीज़ है आपका 4πε0 जो है कांस्टेंट है, और बाकी टर्म क्या रहेगा, समाकलन के अंदर में रहेगा। बस यही चीज़ें क्या चीज़ है आपका आयतन आवेश घनत्व है, और यही जो है क्या चीज़ है, संपूर्ण आयतन के कारण, आयतन के आवेश के कारण क्या चीज़ है, लगने वाला बल है, ठीक है। चलिए देखिए, वही है ना, जो कांस्टेंट है उसको क्या किया गया है, बाहर निकाल दिया, जो कांस्टेंट नहीं है उसको अंदर ले जाया गया है, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो
यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। आई होप यू आप लोग को वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, क्लास तो जो समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, है ना, कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और अगर समझ में आ रहा होगा तो भी कमेंट करिएगा कि भैया मुझे समझ में आ रहा है, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ आपको लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।